अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के वीडियो में बहुत 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 एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होने जा रही है और खुशखबरियों की बारिश भी होगी। इसलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 22 साल मेहनत की है और वो इनकलाब लाना चाहते थे, लेकिन इनकलाब आते आते उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको मुर्गियां दी, अंडे दिए, वच्छे दिए, कट्टे दिए और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ऐलान किया। इससे साबित होता है कि नच्चन आलियां दे मुंडे कभी इनकलाब नहीं लिया सकते ते मंगन वाले भी कभी इनकलाब नहीं लिया सकते। मैं आपको याद दहानी के तौर पे खान साहब का जरा ये बयान सुनवाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। तीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। जी तो जनाब, आपने सुन लिया खान साहब क्या कुछ कहा करते थे, क्या कुछ फरमाया करते थे। अब ये मैंने आपको क्यों सुनवाया? आप कहोगे खान साहब तो जेल के अंदर है, जुनैरा तुम हमें बाहर ये बातें क्यों बता रही हो? भाई हर एक चीज़ की एक चेन होती है, एक कड़ी होती है। ऑब्वियसली जुनैरा कोई पागल थोड़ी है क्या ऐसे ही आपको कोई बात सुना देगी। अब सुनिए जनाब असल खबर। तो बड़ी खबर यह है कि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान आ गया है एक बड़ी सरमायाकारी के लिए, और ये खबर के लिए भी आपने मुझे शाबाश देनी है। एक तो जब ये प्लान बना था ना पिछले साल से, उस वक्त से मैं आपको रिपोर्ट कर रही थी। उसके अलावा भी मैंने आपको लास्ट वीक रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साथ जल्द जो है ये सरमायाकारी के जो मुआहदे हैं उनके ऊपर दस्तखत होंगे। मैंने आपको बताया था ना। अब चलें, शाबाश, मुझे शाबाश दें, मैं भी आपको शाबाश देती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की उल्टी सीधी कहानियां सुनने के बजाय आप डायरेक्ट जुनैरा माहम चैनल पे आते हैं क्योंकि आपको पता ऑथेंटिक न्यूज़ वहीं से मिलनी है। तो चलिए ज़रा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सऊदी अरब फाइनली पाकिस्तान आ गया है और सऊदी अरब ने जो मुआहदे किए हैं, खुशखबरियों की बारिशें हैं जी। आज मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या क्या खुशखबरियाँ हैं। मगर इससे पहले कि मैं पहली खुशखबरी आपके सामने बताऊँ कि क्या है, मैं आपको बता दूँ कि अहले यूथ के ऊपर एक सन्नाटा छा गया है। वो बेवकूफ़ ये भूल गए हैं कि हम खुद भी पाकिस्तानी हैं। भाई चलो माना आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, पर इसका फ़ायदा तो बराह रास्त आपको भी पहुँचेगा, हमें भी पहुँचेगा, हर उस शख्स को पहुँचेगा जो पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सऊदी अरब और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जो होने वाले मुआहदे हैं इनके ऊपर नेगेटिव रिपोर्टिंग करना एज यूजुअल शुरू कर दिया है। तो मैं उनके लिए आपको जो ना एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो दिखाना चाहती हूँ, इसलिए कि शायद बातों से ना माने। बातों के भूत वो कहते हैं लातों से नहीं मानते, नहीं नहीं, लातों के भूत ये इस बातों से नहीं मानते। देखा ना, मेरी पीटीआई का नाम लेके ना हर चीज़ उल्टी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है और ये साहब तो आजकल भाग भी चुके हुए हैं, मुराद सईद, साथ में आपको डब्बू साहब भी नज़र आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग गए सऊदी अरब इमरान खान के दौरे हुकूमत में। सऊदी अरब तो ऑलरेडी इमरान खान से बड़ा नाराज़ था, उनको बड़ा नापसंद करता था। आपको याद है अपना जहाज़ भी उन्होंने छीन लिया था और खान साहब को कमर्शियल फ़्लाइट से वापस आना पड़ा था। अब जब ये लोग गए ना सऊदी अरब तो इन्होंने कहा जी सानू भी कुछ दियो जिस तरह तुसी मियाँ साहिबान नूं दिंदे हो। तो उन्होंने जनाब इनको फितराना और ज़कात जो है ना वो दे दी। और फितराना और ज़कात भी कोई पैसों या अशरफियों की सूरत में नहीं दी, बल्कि उन्होंने फितराने और ज़कात के चावल इनको दिए। याद है ना आपको ये खबर? इसीलिए मैंने सबूत के तौर पे आपको तस्वीर भी दिखा दी है। वो फितराना और ज़कात के चावल लेकर ना ये पाकिस्तान आ गए। ये इनकी हालत थी और उसे भी इमरान खान साहब जो है वो ग्लोरीफाई करते रहे। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया है और किन मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस वक्त लिस्ट मेरे हाथ में है, आपको बताती हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुफाहमत की 27 याददाश्तें हैं उनके ऊपर दस्तखत हुए हैं। आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है। आपको बताऊं कि ये जो 27 याददाश्तें हैं इसमें तवानाई शामिल है, पेट्रोलियम शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात जो मसाले हैं पाकिस्तानी, सब्जियों की बरामद,
हुनरमंदी की अफरादी क़ुव्वत यानी जो यहाँ से लेबर जाती है, दीगर शोबों के अंदर ताउन और मुआहदे और उनकी याददाश्तें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाने की के अज़्म का इआदा किया और शहबाज शरीफ जो हैं उनसे सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह उनकी ख़ुसूसी मुलाकात हुई। सऊदी वफ़द जो है उनको वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा और पाक सऊदी बिज़नेस फ़ोरम में होने वाले नतीजा खेज़ जो मुज़ाकरात हैं उस पर भी बातचीत हुई। आपको बता दूं कि सऊदी वफ़द जो आया है अपने साथ सरमायाकारों को भी लेकर आया, बिजनेसमैन्स को लेकर आया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की हुकूमत की निजकारी प्रोग्राम से उनको आगाह किया और सऊदी अरब को पाकिस्तान के एविएशन के जो शोबे हैं उसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में सरमायाकारी की तरगीब दी। सऊदी जो वज़ीर सरमायाकारी हैं उन्होंने कानकनी, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के जो पोर्टफोलियो है उसमें इजाफे के हवाले से अज़्म का इआदा किया और मुलाकात हुई जनाब जी उनकी आर्मी चीफ़ के साथ। आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई और उसमें वफाकी वज़रा जो हैं वो भी शामिल थे। अब इसके ऊपर भी तकलीफ़ पड़ी हुई है कि आर्मी चीफ़ क्यों मिले हैं। आपको पता आर्मी चीफ़ ने तो प्रॉमिस किया था नेशन के साथ, जैसे ही उन्होंने अपना हलफ उठाया था तो उन्होंने कहा था कि जनाब मैंने तो मईशत को ठीक करना ही करना है। तो अभी कुछ दिन पहले जो IMF ने फ़ंड्स दिए हैं उसके बारे में भी तो शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि इसमें भी आर्मी चीफ़ का अहम किरदार है। तो अगर आपका मुल्क का आर्मी चीफ़, आप लोग कहते हो ना आर्मी चीफ़ का क्या काम है जी इसमें, चलो जी मान लेते हैं आर्मी चीफ़ का कोई काम नहीं, फिर तो आपको आर्मी चीफ़ के और शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके आर्मी चीफ़ को सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि आपके मुल्क की मईशत की भी फ़िक्र पड़ी हुई है। आपके आर्मी चीफ ने ये कहा था कि बिजली की कीमतों में कमी लाओ ताकि आवाम जो है उन बेचारों को इतने इतने बिल्स ना देने पड़े, तभी जाकर आपको रिलीफ मिल रहा है। तो आर्मी चीफ के तो आपको पाँव धो धोकर पीने चाहिए। ऐसा आर्मी चीफ किसी और मुल्क को मिलता है? उसे कहा जाए कि तुमने पूरे मुल्क के बारे में फ़िक्र करनी है तो किसी दूसरे मुल्क का आर्मी चीफ कहेगा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, मेरा तो ये काम ही नहीं है। वैसे जिसका कोई काम नहीं ना होता और वो उस काम में घुस जाए तो उसका ये वाला हाल होता है जो खान साहब कहते थे ना। आजकल वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो मुझे वेदर की मुनासबत से और हुकूमत के अंदर जो चीज़ों की तब्दीलियाँ आ रही हैं, खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई, तो मुझे खान साहब का वो बयान याद आता है जो कहते थे ओए पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में 12 मौसम है, हैव अ लुक। आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं? तो आपने सुन लिया खान साहब ने, मतलब क्या खान साहब की कारकर्दगी थी, क्या तरक्की की खान साहब ने कि हमारे 4 या 5 मौसम है टोटल मिला के, 5वां तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बीच में डाल दिया है, ठीक है। 4 से 5 मौसमों को खान साहब ने 12 मौसमों में तब्दील किया। अभी भी आप कहते हो कि खान साहब ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? खान साहब ने जापान और पता नहीं किसकी जो है वो सरहद मिला दी थी, अभी भी आप कहते हो खान साहब ने कुछ नहीं किया। खान साहब ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने का ख्वाब देखा, खान साहब ने श्रीलंका बनाने का ख्वाब देखकर उसकी तकरीर तैयार की हुई थी। वो एक अलग बात है कि अभी तकरीर उनकी हुई नहीं थी और वो पहले ही जो है ना वो शिकंजे में आ गए। एक और बात बताऊं आपको, ये जो सऊदीज़ आए हुए हैं इन्होंने बड़ी तारीफ़ की जी मुसद्दिक मलिक साहब की, और उन्होंने कहा कि ये तो मुसद्दिक मलिक जो हैं वो हमारे बॉस हैं, बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस कैसे किया जाता है वो तो हमने सीखा ही इनसे है। जिसको मैं यकीन करें कि जो चैनल की न्यूज़ एंकर थी ना, न्यूज़ कास्टर जो थी, जब वो ख़बर सुना रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था वो बेचारी बेहोश हो जाएगी, क्योंकि उसके मुंह से उगला नहीं जा रहा था मुसद्दिक मलिक का नाम कि अल्लाह, सऊदी अरब के लोग कह रहे हैं कि हमने बिज़नेस जो है वो सीखा ही मुसद्दिक मलिक से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि बड़ी खुशखबरी की। एक और खुशखबरी आपको देने जा रही हूँ, वो ये है, अभी ये मैंने कल के व्लॉग में भी आपको खुशखबरी दी थी और आज ये कंफर्म हो गई, इस पर भी आपने मुझे शाबाश देनी है कि 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। ये कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये जो बिजली की मद में आपके ऊपर इतना बोझ डाला जाता था ना, ये जो IPPs ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ एक मुआहदे किए हुए थे जिसके अकॉर्डिंगली आपका बिल जो है वो कम यूनिट्स भी इस्तेमाल हुए हैं तो फिर भी आपको उसके ऊपर बिल अदा करना ही पड़ता था, क्योंकि वो जो टैक्सेस की भरमार हमारे ऊपर थी और IPPs को जो पैसा उसकी मद में देना पड़ता था। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे हम ख़त्म कर रहे हैं जिससे आवाम को 60 अरब रुपए जो हैं उनका रिलीफ मिलेगा सालाना। और वफाकी काबीना के इजलास से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि काबीना ने टास्क फोर्स की सिफारिश के ऊपर 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। और उनका कहना था कि 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने से मुल्की ख़जाने को भी 411 अरब रुपए की बचत होगी और IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर सूद भी नहीं दिया जाएगा।
اور وفاقی کابینہ کے اعلامیے کے مطابق انہوں نے کہا کہ جن آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی چارجز کے معاہدے ختم کیے گئے ہیں ان میں ہبکو ہے جی، اور روچ پاور ہے جی، سبا پاور ہے، اور لال پیر، اور اس کے علاوہ ایٹلس پاور، یہ اس میں تمام جو نام ہیں وہ شامل ہیں۔ اور جناب جی انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ 4 آئی پی پیز کی ملکیت ان کے پاس ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ حکومتی معاہدے کو ختم کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ تو مطلب یہ سالانہ 60 ارب روپے کا فائدہ لوگوں کو، 411 ارب ڈالر کا، ارب ڈالرز نہیں، ارب روپوں کا فائدہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو۔ تو اس سے بڑی اور کیا خوشخبری چاہیے آپ کو؟ آئے روز تو یہ حکومت دن رات کام کر رہی ہے، دن رات۔ اچھا ایک اور خوشخبری آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو آپ لوگ اور مجھ سمیت سب لوگ گلا کرتے تھے نا کہ ریاست سختی کیوں نہیں کر رہی، سختی سے کیوں نہیں نمٹ رہی، ان لوگوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا جن لوگوں نے 9 میں کیا تھا، اور خاص طور پہ جو اب بھی شرپسندی کر رہے ہیں۔ تو اب ریاست بڑی دو ٹوک چل رہی ہے، ریاست جو ہے نا وہ اب سخت ہو گئی ہے، ریاست کے سخت فیصلے اب سامنے آنے والے ہیں۔ یہ آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہوگا جی اسکرین کے اوپر، اور یہ ہاف براؤن بھائی جان جو ہیں، معذرت چاہتی ہوں آپ لوگ کہو گے کہ یہ ایسے کیوں کمنٹس دیے ہیں۔ یہ ہاف براؤن میں نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر نہیں کہا، یہ ہاف براؤن اندر سے ہو چکے ہیں، میں ان کی اندرونی کیفیت کی بات کر رہی ہوں کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیا پاکستان ٹائپ کا ایک چینل ہے جی، اور آئے روز جھوٹی خبریں پھیلانا ان کا کام ہے جی، اور یہ محترم جو ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں مبینہ طور پہ، اور ولاگنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں میں ایک جلسہ یا دھرنا ہوا ہے اس کے اندر ساری رانگ رپورٹنگ یہ شخص کرتا رہا، اور پھر ہوا کیا کہ اس کے گھر پہ جناب چھاپا پڑا اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو کیا شوق ہے یا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی ان کے گھر سے کوئی ریڈ ہوتی ہے ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے اریسٹ کر کے، تو بعد میں ان لوگوں کے بیانات آتے ہیں کہ ایک تو ان کی عورتیں اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہیں، اپنے گلے پھاڑ لیتی ہیں، اپنے دوپٹے اتار کے زمین پہ دکھاتی ہیں کہ جی رینجرز والے آئے تھے یا فوج والے آئے تھے یا ویگو ڈالو والے آئے تھے اور وہ آ کر ہمارے کپڑے پھاڑ کے لے گئے ہیں۔ بھائی ویگو ڈالو والے نو تسی ہاف براؤن ہی نظر آندیاں ہو، انہوں نے اور ویرائٹی کوئی نہیں لبدی۔ مطلب فضول قسم کی باتیں۔ مجھے وہ یاد آ گیا عمر ڈار کی اور عثمان ڈار کی جو والدہ تھی، انہوں نے بھی اپنا گلا پھاڑ لیا تھا، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن گلا پھاڑ لیا تھا کیونکہ ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ۔ اب یہ محترم جو ہے ان کو بھی تمیز سے کہا، اندر کوئی نہیں آیا، انہوں نے کہا جی آیا باہر، اور ان کو پکڑ کے لے گئے۔ اس کے بعد ان کے والد محترم نے اپنا ایک بیان جاری کیا اور کہا جی کہ میری بیوی کا دوپٹہ یہ دیکھیں زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور دوپٹہ بالکل صحیح سلامت تھا، دوپٹہ پھٹا ہوا نہیں تھا، شکر کریں، ویسے کچھ بھی پھٹ سکتا تھا۔ تو بہرحال میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ اپنے دوپٹے پھاڑتے ہیں، اپنی قمیضیں پھاڑتے ہیں، اور جس وقت یہ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ باہر پولیس یا رینجرز اکارڈنگ ٹو دم کے آئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، تو اس وقت ان کی خواتین بال اور لمبی زلفیں، لمبی گھنیر زلفیں اپنی جو ہیں وہ لے کر باہر کھڑی تھیں اور پوچھ رہی تھیں آپ کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ چلے گئے جس کو انہوں نے لے کر جانا تھا، انہوں نے کسی ہاف زلف والی اور لمبی زلف والی کو لفٹ نہیں کرائی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ لو جی ہمارا دوپٹہ، یہ لے جی ہمارا دوپٹہ۔ مطلب یہ کیا بدتمیزی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یہ اپنی عورتوں کے دوپٹوں کو اور پھٹے ہوئے گلوں کو دکھا کر ہماری جو فوج ہے اس کو کیوں بدنام کرتے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی ایک بندہ تھا نا، وہ ایک جو رو رو کر کہتا تھا کہ جناب جی پولیس آئی تھی اور اس کی بیوی کو اللہ معاف کرے جمشید دستی کہ جی اس کی بیوی کے ساتھ وہ کر گئے سارا کچھ، الف بے عین غین توبہ استغفار، اور میرا 10 ماہ کا بچہ جو ہے وہ عین غین کے اوپر جو ہے نا وہ چیخ رہا تھا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ اپنے یہ جو ہمارے سپر سٹار ہیں جی ابرار الحق صاحب، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ مطلب جن دنوں میں انہوں نے پی ٹی آئی سے اظہار اللہ تعلقی کیا تھا ان دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی مسز کے ساتھ بھی عین غین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عین غین کے بعد کیا آتا ہے یہ تو فوج والے ہی بتائیں گے اور کیا ہوگا۔ مطلب میں اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزوں کو سنتی ہوں نا تو میں گھبرا سی جاتی ہوں۔ وہ پچھلے دنوں میں میری جب مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ یہ بات کا ذکر کر رہی تھیں کہ پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں نا اس میں موسٹلی مطلب اگر 100% ہے تو 90% جھوٹے نکلتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ جھوٹا الزام کسی آدمی کے اوپر انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اور یہ مریم نواز صاحبہ ادھر بیٹھ کے وہ فگرز بتا رہی تھیں کہ جناب یہ ہمارے اداروں کا حال ہے۔ تو یہ عورتیں پتہ نہیں کیوں دوپٹے پھاڑ کے اس طرح کی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔
باری ہے جی آپ لوگوں کی. کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.